एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होती है और वो व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। वहाँ पे दरअसल जब जो रेड लाइट एरिया होती है उसका जो कोठा नंबर होता है उसका जब गेट खुलता है तो दरअसल उस गेट के खुलने के बाद में उसके ठीक नज़रों के सामने 15 से 20 लड़कियाँ होती हैं, उसको दिखाई जाती हैं और उसमें से दरअसल उसको एक लड़की चुनना होता है जिसके साथ में शायद वो जिस काम के लिए कोठी पे गया है वो काम उसको करना होता है। तो जब उन 15-20 लड़कियों में से एक लड़की की तरफ नज़र उसकी पड़ती है तो उसके पैरों की जो तले की ज़मीन होती है खिसक जाती है। उसको देख के वो औचक रह जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन आंसू आने के बाद में भी ऐसे घटनाक्रम को और ऐसे वाक़ये को कोई भी व्यक्ति होता तो शायद वो ये सोचता कि जो हमारे नज़रों के सामने औरत है, जो लड़की है, वो उसकी औरत ही होती है दरअसल। तो यहाँ पे अगर जो कोई भी व्यक्ति होता तो उसके नज़रों के सामने यदि कोई उसकी औरत किसी कोठे पे उसको मिलती तो शायद उसको छुड़ाने की बजाय वो सदैव के लिए छोड़ देता और ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने कोठे पे ही बिता सके। और कोई भी ऐसे बिरला व्यक्ति होता है इस दुनिया में जो अपनी पत्नी को कोठी पर से लेके आए, फिर उसको पत्नी बना के रखे और उसको साथ में अपना जीवन व्यतीत करे। तो दरअसल वो लड़का जब अपनी पत्नी को उस कोठे पे देखता है तो वो अपनी दूरदर्शिता, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी जिस दिलेरी का परिचय देता है तो हकीकत में वो दिलेरी उसकी काबिल तारीफ़ होती है और शाबाशी के योग्य होती है। दरअसल उसके द्वारा जो कारनामा किया जाता है वो सल्यूट के योग्य होता है और साथ साथ में जो मुंबई पुलिस होती है उसके द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है उसकी मदद के स्वरूप में तो वो भी सल्यूट के हकदार होता है। तो दरअसल मित्रों, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस लड़के के साथ में ऐसा कौन सा घटनाक्रम और ऐसा कौन सा वाक़या घटित होता है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस आज के न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना बंगलौर प्रदेश की कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बंगलौर से शुरू होती है। वहाँ का रहने वाला एक 25 साल का लड़का होता है जिसका नाम साहिल होता है और साहिल दरअसल एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है जिसमें वो जॉब करता है और जिसके सिलसिले में उसको मुंबई जाना पड़ता है। जब उसके मुंबई उस कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उसको कॉल करते हैं तो हालांकि वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो उच्च अधिकारी होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के तो उनका जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से उसको मुंबई जाना पड़ता है और फिर उसको मुंबई में ही पोस्टिंग दे दी जाती है और वो अपना जॉब सकुशल कर रहा होता है। तो उसके कुछ दिनों की बात होती है कि दरअसल वो अपनी पत्नी जिसका नाम तान्या होता है उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद में वो उससे कहता है कि आप मुंबई घूमना चाहोगी। तो इतनी बात सुनने के बाद में जो तान्या होती है गदगद हो जाती है और कहती है अपने पति से, साहिल से, कि बचपन से मैंने मुंबई को फिल्मों में देखा था, मुंबई के बारे में कहानी के रूप में मैं सुना करती थी और अगर जो मेरे को रियलिटी तौर पे मुंबई आप दिखाओगे टहलाओगे तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो उसका जो पति होता है साहिल, वो कहता है कि परेशान ना हो और आखिरकार वो समय आ जाता है 7 अक्टूबर 2011 को वो रिजर्वेशन करवा देता है एक ट्रेन में अपनी पत्नी जो तान्या होती है उसके लिए और कहता है कि इस डेट को आपका रिजर्वेशन है और एक नियत समय पे वहाँ पे पहुँचना है स्टेशन पे और जो आपका कोच नंबर है, जो डिब्बा नंबर है आपका ये है, तो उसमें बैठ के आराम से चले आना और जो आपकी यात्रा होगी वो तकरीबन 1000 किलोमीटर की होगी। उस यात्रा के दौरान किसी भी अजनबी जो व्यक्ति होता है उसके पास का दिया हुआ सामान आपको कुछ भी नहीं खाना है और कोई कितना क्यों ना प्रेस करे आपको कोई सामान, कोई वस्तु खाने के लिए या चाय वगैरह पिलाने के लिए, तो कुछ भी आपको खाना पीना
नहीं है। तो ऐसी बात जब वो साहिल अपनी पत्नी से बताता है, तो उसके बाद में आखिरकार वो समय आ जाता है और वो नियति समय के अनुसार उस गाड़ी में, उस कोच नंबर में बैठ जाती है। और बैठने के बाद में कुछ ही दूर गाड़ी जो ट्रेन होती चलती है, उसके बाद में पहला फ़ोन जो होता है वो अपने सास-ससुर को करती है और उनको बताती है कि अम्मी अब्बू मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और सकुशल यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है। उसके बाद में दूसरा फ़ोन वो अपने पति साहिल के पास में करती है और उनसे कहती है कि मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और गाड़ी यहाँ से निकल भी चुकी है। तो उसके बाद में वो फिर एक बार समझाता है अपनी पत्नी तान्या को कि रास्ते में किसी भी अजनबी व्यक्ति से कुछ भी खाने पीने वाला सामान नहीं आपको खाना है। और क्योंकि आज के समय में लोग जो होते हैं किसी प्रकार का सामान या बिस्किट या चाय उसको पिला देते हैं, खिला देते हैं, जिसमें वो नशे में हो जाता है। फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं उसके पास से वो भी छीन लिया करते हैं। इससे लाखों न्यूज़ में खबरें आती हैं। तो ये बात बताने के बाद में वो फ़ोन काट देता है। लेकिन ये जो तान्या होती है, जो रेल में एक जो इसका कोच होता है उसमें एक सीट पे ये बैठी होती है और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है। लेकिन ठीक उस सीट के सामने एक सीट होती है जिस पे दो व्यक्ति बैठे होते हैं, आपस में एक दूसरे का परिचय पूछ रहे होते हैं। और परिचय पूछने के बाद में जो भी कुछ उनके पास में होता है खाने पीने वाला वो भी खा रहे होते हैं। इतने में उसमें से एक व्यक्ति कहता है तान्या को देख के कि लग रहा है बहन जी आज शायद आप पहली बार सफ़र कर रही हैं। तो जब ऐसी बात वो व्यक्ति कहता है, तान्या कहती है जी भैया जी हाँ मैं पहली बार सफ़र कर रही हूँ। तो इसके बाद में वो जो दो व्यक्ति होते हैं वो कुछ खाने का सामान उसकी तरफ बढ़ाते हैं। तो हालांकि तान्या कुछ भी नहीं खाती है और सफ़र गुजर रहा होता है। ये तकरीबन 850 किलोमीटर की जो दूरी होती है तय कर लेते हैं। जब तकरीबन मुंबई की दूरी 150 किलोमीटर बचती है तो उसके बाद में जो तान्या होती है वो फिर फ़ोन करती है साहिल के पास में और उनसे कहती है कि दरअसल अब जो 850 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम तय कर चुके हैं और तकरीबन मैं आपसे केवल 150 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और कुछ ही घंटों में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। इसके बाद में फ़ोन कट जाता है और जो उसके सामने ठीक सीट पे दो व्यक्ति बैठे होते हैं वो कुछ देर बाद में चाय मंगवाते हैं और जब वो चाय मंगवाते हैं तो 2 ही चाय मंगवाते हैं। उसके बाद में पीने लगते हैं। फिर तान्या से चाय के लिए कहते हैं तो कहती नहीं भैया मैं चाय नहीं पीऊँगा। लेकिन उसके बाद में तीसरी चाय भी वो मंगवा लेते हैं और मंगवाने के बाद में दरअसल वो चाय पी लेती है। और इसका एक मेन रीज़न ये भी था कि इसके पहले वो तान्या और वो उसके सामने जो दो व्यक्ति बैठे होते हैं वो आपस की जो भी चीज़ें होती खाने पीने की खा चुके थे और खाने के बाद में उनको जब किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होती है तो फिर वो इसके बाद में चाय भी पी लेती है। लेकिन चाय पीने के तकरीबन आधा घंटे के बाद में जो उसका शरीर होता है काम करना बंद कर देता है, उसको नशा जैसा होने लगता है, नींद लगने लगती है। तो उसके बाद में फिर उसे होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। लेकिन जब उसकी आँखें खुलती हैं तो आँखें खुलने के बाद में वो अपने को एक कार होती है उसमें पाती है जिसमें 3 व्यक्ति होते हैं। एक तो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन जो 2 व्यक्ति होते हैं उसके पास में बैठे होते हैं वो वही होते हैं जो उसको ट्रेन में मिलते हैं, जो उसको बहन करके उससे बात कर रहे होते हैं। जब उसकी आँख खुलती है वो उससे पूछती है कि भैया हमको कहाँ ले जा रहे हो, उसका विरोध करती है तो बहुत तेज़ से उसको चाटा मारा जाता है और कहा जाता है कि शांत इसमें बैठ ही रहो नहीं तो वो अंजाम करूँगा जो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर ये चुपचाप हो जाती है, शांत हो जाती है और शांत होने के बाद में इसको मुंबई का एक रेड लाइट एरिया होता है, वहाँ पे इसको सीधे ले जाया जाता है। और ले जाने के बाद में वो जो 2 व्यक्ति होते हैं वहाँ की जो मालकिन होती है, वहाँ पे दरअसल 2 महिलाएं पहले से बैठी होती हैं जो कोठा चलाती हैं। उन महिलाओं से दोनों पुरुष को बात करते हैं, दोनों आदमी बात करते हैं और बात करने के बाद में 45,000 की जो रकम होती है उसमें इस तान्या को बेच दिया जाता है और बेचने के बाद में इस तान्या को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। वहाँ से वो दोनों जो व्यक्ति होते हैं चले जाते हैं और चले जाने के बाद में फिर इस तान्या को जो एक कोठे की एक चाल चलन होते हैं, जो उसके रीति रिवाज होते हैं, उसको ढालने का प्रयास किया जाता है जो कोठे की मालकिन होती हैं उनके द्वारा। लेकिन वो इन सभी चीज़ों का विरोध करती है। लेकिन विरोध करने के बाद में भी बावजूद भी उसका कुछ जोर नहीं चलता है
और अंततः उसके हाथ पैर जो होते हैं वो बांध दिए जाते हैं और मुंह में उसके जो कपड़ा होता है वो भी ठूंस दिया जाता है। धीरे धीरे इस घटनाक्रम को 15 दिन हो जाते हैं जब से ये तान्या गायब होती है। ये वाक़या होता है 7 अक्टूबर 2011 का और 15 अक्टूबर 2011 का समय आ जाता है। हालांकि इसके पहले जो साहिल होता है उसने जो कर्नाटक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से और मुंबई जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ तक की जो सीसीटीवी फुटेज होती है वो खंगलवाई। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो उसकी पत्नी तान्या होती है मुंबई जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ तक ये पहुँची है। सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उनके माध्यम से उसकी पिक उसमें जब कैद होती है तो बताया जाता है। और हालांकि उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई होती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन 16वें दिन जो उस कोठे की मालकिन होती है वो उसको तैयार होने के लिए कहती है, जिसका नाम सुनीता पुजारी होता है, और कहती है कि आज उसको तैयार करो। उस कोठे पे दरअसल 15-20 लड़कियां पहले से होती हैं और उन लड़कियों से कहा जाता है इसको समझाओ अच्छी तरह से और इसको तैयार करके आज कोठे पे भेजना है। इसके आज नंबर है और इसी से ग्राहक की शुरुआत की जाएगी। तो जब ऐसी बात वो मालकिन उन लड़कियों से बताती है तो लड़कियां जो होती हैं 15-20 माह पहले से ही, जो कि शायद दलदल रूपी ज़िंदगी जी रही थी, वो इसको समझाती हैं कि शायद अब आपका जीवन यहीं पे कटेगा और इस ज़िंदगी शायद आप निकल भी नहीं पाओगी। तो बेशक है कि आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप तैयार हो जाओ और आज से ग्राहक की शुरुआत जो है वो तुम्हीं से की जाएगी। उसको बाध्य करके विवश करके जो कोठे की एक ज़िंदगी होती है उसके अकॉर्डिंग जो पहनावा होता है उसको पहनावा वो कपड़े सारे पहनाए जाते हैं। पहनाने के बाद में उसको सीधे कोठे पे भेज दिया जाता है और कोठे पे भेजने के बाद में जब उसके पास में पहला ग्राहक होता है वो तय रकम के अनुसार जो उसकी मालकिन होती है उसको पैसे पेमेंट करता है और पेमेंट करने के बाद में इस तान्या को जिस रूम में तान्या होती है उस रूम में वो कस्टमर जाता है और जाने के बाद में वो जो तान्या होती है उसके सामने रो रो कर हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकल रही होती है और जो उसका दुखड़ा होता है उसको सुनाती है, कहती है कि भैया मैं इस दलदल रूपी ज़िंदगी में मैं नहीं रहना चाहती, मेरे को यहाँ से निकाल लो। तो इसके बाद में वो उसके साथ में जो भी घटना घटित होती है वो उस आदमी को बताती है। लेकिन मित्रों जाहिर सी बात है कि कोठी पे जाने वाला कोई भी व्यक्ति शरीफ तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की जो आत्मा होती कुछ पसीज जाती है, उसको दया आ जाता है और दया आने के बाद में अपने मोबाइल नंबर से सीधे साहिल का नंबर लगाता है। और 16वें दिन 15वें दिन जब साहिल से उसकी पत्नी तान्या से बात होती, वो भी अनजान नंबर से, तो उसके बारे में वो हैरत अंगेज रह जाता है साहिल। और लेकिन जब साहिल से उसकी पत्नी तान्या सब ये कोठे की ज़िंदगी के बारे में रो रो के बताती है तो वो भी घबराने लगता है और सीधे मुंबई के उस कोठे पे जाने के लिए प्लानिंग करता है। लेकिन वो पहले सोचता है कि अगर पुलिस को बताया जाए पहले तो शायद कोठी पे रेड पड़ने से पहले वो सब लोग सजग हो जाएंगे और वहाँ से तान्या हमको नहीं मिल पाएगी। अंततः वो मन में विचार करता है और ठीक वो 16वें दिन दूसरा कस्टमर बन के उस तान्या के पास में जाता है। पहला कस्टमर वो जाता है जिसके सामने तान्या रो रही होती है और दूसरे कस्टमर के तौर पे उसका पति साहिल जाता है और जिस कमरे में वो तान्या होती है उसी कमरे में वो साहिल उसको चुन के ले जाता है और फिर वो जो भी घटनाक्रम उसके साथ में तान्या के होता है वो अपने पति को बताती है और इतनी रो रही थी कि वो उसकी आंखों से जो आंसुओं की धार होती वो रुक नहीं रही थी। तो इसके बाद में जो ये साहिल होता है वहाँ पे सोचता है बैठने के बाद में और गंभीरता से हर एक पहलू पे ध्यान देता है और जो मुंबई पुलिस का लैंडलाइन नंबर होता है वो वही कोठे में ही बैठकर वो नंबर डायल करता है और डायल करने के बाद में इस घटनाक्रम के बारे में और इस कोठे के बारे में जो पुलिस की टीम होती है उसको सूचित करता है और सूचना देने के बाद में जो मुंबई पुलिस होती है वो अपने दलबल के साथ में इस कोठे पे रेड डालती है और रेड डालने के बाद में अंततः उस कोठे पे जो तकरीबन 15 से 20 लड़कियां होती हैं जो एक दलदल रूपी नर्क रूपी ज़िंदगी जी रही होती हैं उनको भी पुलिस छुड़वाती है और
फिर एक कमरे में जब सर्च करती है तो उसमें तान्या और साहिल दोनों मिलते हैं और वो मिलने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है सीधे उनके घर बंगलौर उनको भेज देती है और भेजने के बाद में जो वहाँ पे और लड़कियाँ होती हैं उनको भी छुड़वाया जाता है, जिनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है उनको तो उनके घर भेज दिया जाता है और जिन लड़कियों या महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है उनको जो एक चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी होता है वहाँ की जो महिला अधिकारी होती हैं उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। और इस कोठे से जो 2 कोठे की मालकिन होती हैं, एक तो होती है सुनीता पुजारी और दूसरी होती है समिता शेख, इनको भी अरेस्ट किया जाता है और इनके साथ साथ में 2 दलाल होते हैं। कुल मिलाकर 6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में जो मुंबई पुलिस होती है इनको जेल भेज देती है। और इस घटनाक्रम में साहिल की जो दूरदर्शिता होती है, बुद्धिजीविता होती है, परिपक्वता होती है, वो तो काबिल तारीफ होती ही है। लेकिन मित्रों, मुंबई पुलिस ने जो भी इस घटनाक्रम में अपना रोल निभाया वो भी सलाम के योग्य होता है, वो भी काबिल तारीफ होता है। और मित्रों, इन सबके सजग दूरदर्शिता की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बच जाती है और वो इस दलदल रूपी ज़िंदगी से बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद में साहिल और जो तान्या होते हैं ये दोनों अपने सुखमय जीवन जी रहे होते हैं। मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा ही कतई नहीं है आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो, आपको ठेस पहुँचे। इस घटनाक्रम इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें, परिपक्व बने, मैच्योर बने और किसी भी यात्रा या सफ़र के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज़ न खाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्यार से जो बोलता है शायद वो अच्छा आदमी नहीं होता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखिए। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।